नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक हौसला मिलता रहे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2.0 जिसका जो है आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उसी का अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय का या फिर कोई अन्य विषय का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के संधि और समास के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें हम लोग संधि और समास के बारे में जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं, आदि चीज़ें को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 30 नंबर का जो क्वेश्चन फाइव पेपर है उसमें 22 नंबर हिंदी पूछा जाएगा, तो वहाँ भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास टॉपिक देखने को मिल रहा है संधि और समास, इसमें हम लोग संधि और समास के बारे में जानेंगे। अभी तक मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये आपको मेरे नंबर 7261815307 पे आपको फ़ोनपे या गूगल पे करना होगा और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। तो इधर से हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि पीडीएफ आपके पास रहेगा तो चीज़ें को रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए संधि को हम लोग देखने वाले हैं। संधि क्या है, किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो यहाँ देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है, जिससे एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि के नियमों द्वारा मेरे वर्णों के पुनः मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ देखिए जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहा जाता है, और जब मिले हुए वर्णों को जब अलग अलग किया जाता है, पुनः दूसरी अवस्था में लाया जाता है, वर्ण में तोड़ा जाता है, तो उसे विच्छेद कहते हैं, यानी संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, देव परस अंश, यहाँ देखिए दोनों मिलकर जो है देवांश बना है। जगत जोड़ अम्बा, यानी जगत और अम्बा मिलकर जगदम्बा बना है। तो यहाँ देखिए ये जो है संधि है, दो वर्ण जब आपस में मिल रहे हैं तो उनके जो है शब्द आपस में जुटते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। अब देखिए विच्छेद होता है, देव आर्य शब्द है, इसका विच्छेद हुआ है देव परस आर्य। देव और आर्य दो शब्द सार्थक शब्द मिलकर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मनोयोग का मनः परस योग, तो मनोयोग हो जाता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, सार्थक वर्ण शब्द जब आपस में मिलते हैं तो जो है संधि कहा जाता है, और जब दो वर्ण मिले हुए शब्द को जब वापस पुनः अवस्था में ले जाते हैं तो उसे विच्छेद कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके जो है भेद हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए संधि के भेद, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। यहाँ देखिए डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं संधि के भेद है। यहाँ देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद माने जाते हैं। ये आपको क्लियर है, पूछ सकता है एग्जाम में संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद माने जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले टॉपिक देखते हैं। होता क्या है कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे दोनों पोर्शन जो है आपका कंप्लीट होगा, हिंदी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए,
क्योंकि हिंदी के जो व्याकरण पूछे जाते हैं 20 से 22 नंबर, वहाँ संधि और समास से भी एक एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको वहाँ ये चीज़ें पढ़े रहिएगा तो आराम से प्रश्नों को जवाब दे सकिएगा। और दूसरा फायदा है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन 5 पेपर जो है, 30 नंबर का जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा उसमें 22 नंबर जो है हिंदी से पूछा जाएगा। तो हिंदी के जो 22 नंबर पूछे जाएंगे उसमें संधि और समास के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको दोनों दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक देखना चाहिए ताकि चीज़ें को समझ सके। मैंने जो है इस पुस्तक में ज़्यादातर बिहार बोर्ड का जो व्याकरण है उसी को फॉलो किया है ताकि आपका जो है सही विकल्प का चयन कर सकें। अब देखिए सबसे पहले स्वर संधि आया है, उसको हम लोग देखते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं स्वर संधि के भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद है। अब जो है बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, 5 जो भेद हैं स्वर संधि के, उसको देखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि है। तो दो सवर्ण स्वर जब मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी जब 2 स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, हर्षी, दुर्गी, हर्षु, दुर्गऊ और री के बाद ही हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, दीर्घी, दुर्गऊ और री हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अ परस अ मेरा तो आ हो गया, जैसे अन्न परस अभाव अन्नाभाव। यहाँ देखिए अ परस आ मेरा तो आ हो गया। शिव परस आ रहे शिवारय। आ परस अ मेरा तो आ हो गया, जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। आ परस आ मेरा तो आ हो गया, विद्या परस आ रहे विद्यालय। ई परस ई मेरा तो ई हो गया, जैसे गिरी परस इंद्र गिरीन्द्र। ई परस दुर्गी बना तो दुर्गी हो जाता है, जैसे गिरी परस ईश। दुर्गी परस हर्षी मेरा तो ई हो जाता है, मही परस इंद्र महेंद्र। और दोनों दुर्गी ई मेरा तो दुर्गई ही रहेगा, जैसे पृथ्वी परस ईश। तो ये चीज़ें आप एग्जाम यहाँ जो है देख सकते हैं, PDF आपको दे दिया जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कर जो है आज और कर जो है व्याकरण के 1-2 टॉपिक और जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी आपको पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे और एकार्थी शब्द आदि चीज़ों को देखना होगा क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत विस्तार है। हम 1 से 2 पेज में सिमट नहीं सकते हैं, तो आपको पास व्याकरण होना चाहिए। जो बताए हैं पुस्तक उससे आप लोग देख सकते हैं और चीज़ें को स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग 1-2 टॉपिक और पिछले में वीडियो जो आएगा उसमें उपसर्ग और प्रत्यय रहेगा, तो ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बाकी आपको किताब से जो शब्द है, शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, उसके बाद विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, जो कुक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि, यदि अ या आ के बाद हर्षी या दुर्गई, हर्षु या दुर्गऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अद देखिए अर हो जाता है। जैसे अ परस ई मिल के ए, जैसे देव परस इंद्र देवेंद्र। आ परस ई मिल के ए हो जाता है, जैसे महा जोड़ इंद्र महेंद्र। अ परस री मिलकर अर हो जाता है, जैसे देव परस ऋषि देवर्षि। तो ये जो है आपको पूरा देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है बने, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रखना है। जैसे गुण स्वर संधि पूछ देगा तो आपको ये जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर संधि का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपको संधि पकड़ने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। यदि अ परस अ या अ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में
ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ, मतलब देखिए अ प्लस आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अब देखिए अ के साथ ए आया है तो ऐ हो गया, जैसे एक प्लस एक जोड़ एक इक्कीस। यहाँ देख सकते हैं अर्थ कैसे परिवर्तन होता है। अ के साथ ऐ आया तो पर भी ऐ ही रहेगा, जैसे मत प्लस ऐक्य मतैक्य। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अ प्लस ए आया तो ऐ हो गया, जैसे तथा प्लस ऐब तथैब। अ के साथ ऐ आया तो भर भी ऐ ही रहेगा, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो ये चीज़ यहाँ स्पष्ट होता है। जैसे अ के साथ ओ आया तो अ हो गया, जैसे परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी। अ के साथ औ आता है तो पर भी औ रहता है, जैसे महापरस औषध महाऔषध। तो ये चीज़ें को आपको समझना है। मेन जो पॉइंट है आपको ये ध्यान में रखना है ताकि आप संधि को पकड़ सकें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन संधि के जो होते हैं यहीं से होते हैं या फिर विच्छेद करने को देता है। जो चीज़ आपको मायने रखता है तो दोनों चीज़ों को आपको देखना है। विच्छेद करने का जो है बहुत सारे शब्द हैं, तो उसको मैंने समाहित नहीं किया है, क्योंकि आपको अर्थ शब्दों को पढ़िएगा अर्थ खुद ब खुद खुलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। यन स्वर संधि, अगला जो स्वर संधि है यन स्वर संधि है। यदि हर्षी दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी ये स्वर नहीं रहे कोई दूसरा स्वर रहे, तो ई का ई और ई का जो है य हो जाता है आधा य, उ और उ का जो आधा व हो जाता है, और री का र हो जाता है आधा र हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देख रखना है। जैसे ई प्लस आ मिल के य हो गया, यदि जो अपि यद्यपि, य प्लस आ मिल के य हो गया, जैसे यति जोड़ आदि इत्यादि। हर्ष दुर्गी प्लस अ मिल के य हो गया, जैसे नदी प्लस अम्बु नदम्बु। ई और उ मिल के यू हो गया, जैसे ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त। उ प्लस आ मिल के वा हो गया, जैसे सु जोड़ आगत स्वागत स्वागत। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार दिया जाए, स्वागत। ई प्लस ए मिल के ये हो गया, जैसे प्रतीक जोड़ एक प्रत्येक। उ प्लस ए मिल के वे हो गया, जैसे अनु प्लस एसन अन्वेषण। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्वर संधि को देखते हैं। तो पांचवा जो स्वर संधि है आयादी स्वर संधि है। इसको पहचानने के लिए है कि यदि ए और ऐ, ओ और के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ मिल के ऐ हो गया, जैसे ने प्लस अन नयन। ऐ प्लस अ मिल के आय हो गया, जैसे नय प्लस अक नायक। ओ प्लस आ मिल के अब हो गया, जैसे पो प्लस अन पवन। औ प्लस अ मिल के आब हो गया, जैसे पो प्लस आक प्लस पावक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चीज़ें यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब जो है यहाँ से बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि से, लेकिन फिर भी हमको देखना है, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। अगर अपना सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाएगा तो क्वालिफाइंग पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ देखना चाहिए। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल, माने व्यंजन से अगर कोई भी व्यंजन से अगर स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है संधि कहते हैं। यानी व्यंजन स्वर के साथ अगर स्वर संधि या व्यंजन स्वर वर्ण जो है आपस में मिलता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक परस जार वागजार, जगत जोड़ आनंद जगदानंद, वाक परसमय वांग्मय, दिक परस भर्म दिग्भर्म। तो ये आपको समझ में आया। हरंत जिसके नीचे लगा रहेगा वो व्यंजन संधि होगा, ये आपको ध्यान में होना है। जिस किसी भी संधि विच्छेद करने पर वर्ण में हरंत लगा रहे यानी आधी मात्रा रहे तो उसे हम व्यंजन संधि की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे वक आधा क का उच्चारण है, जगत आधा त का उच्चारण है, दिक आधा क का उच्चारण है,
वक आधा क का उच्चारण है। तो हरंत संधि विच्छेद करने पर अगर शब्दों में हरंत देखने को मिले तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। सीधा सीधी आपको यहाँ से पहचान देना है। चलिए अब विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, इस संधि के जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो उसके जो है वर्ण में विसर्ग आएगा तो समझ जाइएगा वो विसर्ग संधि है। ये दोनों संधि पहचानने का बहुत ही सरल और आराम तरीका है। यहाँ से आप चीज़ें को स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे निह परश्चय निश्चय, निष्परक्षर निश्चर, मनः जोररथ मनोरथ, तेजः जोरमय तेजोमय। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिलते हैं। टीजीटी में ज़्यादा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे और पीजीटी में ज़्यादा प्रश्न जो है स्वर संधि के भेदों से देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संधि जो है यहाँ ख़त्म हो गया। बाकी और चीज़ें गहरी जानकारी रखना चाहते हैं तो आपके पास बुक है, उससे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम ऑफ व्यू से चीज़ें को बता रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको पढ़ा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछा है, कहाँ से प्रश्न पूछा, वही चीज़ें को मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आपका जानकारी अच्छे ढंग से हो सके और चीज़ें को आप लोग स्पष्ट कर सकें। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, समास को देखते हैं। संधि हो गया, अब हम लोग जो समास को देखने वाले हैं। आपको जो है अभी के अंत दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। और कम नंबर कोई सेट में आ जाएगा तो आपको जो है चिंता में नहीं जाना है, क्योंकि कोई सेट जो बनाया रहता है वो स्तर का नहीं रहकर बहुत कठिन प्रश्नों को दे देता है। तो आपको वहाँ उबने का और इरिटेट होने का ज़रूरत नहीं है। नकारात्मक चीज़ों को मनों में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सकारात्मक के साथ चलना है। लगभग चीज़ें को आपको बता दी गई है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग मैराथन क्लास जब परसों जब व्याकरण का मैराथन और 5 तारीख को जब हिंदी का मैराथन होगा तो चीज़ें को हम लोग वहाँ भी कुछ प्रश्नों को, नए प्रश्नों को देखेंगे और जानकारी में वृद्धि करेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी तरीके से तैयारी करके भेजें कि आप लोग 80 में 75 नंबर स्कोरिंग कर सकें। 5 नंबर कहाँ से पूछेगा उसका कोई अता पता नहीं है, तो हम लोग 75 नंबर को टारगेट करके चलना है। 75 के आसपास आपको रहना है। जो अच्छी तरीक़ा से रिवीजन और किताब का अध्ययन किए होंगे और प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, उन्हें हमें विश्वास है कि किसी भी टीचर का, किसी भी प्रकाशन का आप सेट बनाते होंगे तो आपको 60 से 70% प्रश्न आराम से जवाब दे देंगे, उतना हमें पता है। चलिए हम लोग समास को देखते हैं। तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। समास शब्द का अर्थ है, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। तात्पर्य यह है कि दो या अधिक पद आपस में मिलते हैं और फिर उनके मिलने से दोनों की स्वतंत्र अलग अलग सत्ताओं और उनके स्वरूपों में अंतर आता है। इस तरह एक नए पद के रूप में उनका अवतरण होता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अवतरण होता है। इस प्रक्रिया को समास होना कहा जाता है। उस नए पद को सामासिक पद कहते हैं। यानी जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उसे समास कहा जाता है। यानी जो पद नए अर्थ जो है नए अर्थ में आते हैं समासिक पद कहलाते हैं। अब जो है हम लोग समास के भेद को देखेंगे। समास के भेद, समास के मुख्य जो है 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कहीं कहीं जो है पुस्तक में जैसे वासुदेव नंदन में 4 समास का चर्चा किया है, कहीं जो है 7 समास का चर्चा करता है, कहीं 5 समास का चर्चा करता है,
कहीं 8 समास का भी चर्चा किया हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों को बिहार का जो टेक्स्ट बुक व्याकरण का है उसी को मानना है। उसी को मानकर हम जो लगभग हर एक जगह जो प्रश्न में देखने को मिलते हैं 6 समास का ही उदाहरण रहता है, तो हम लोग 6 समास को मानकर चलेंगे क्योंकि यही सही है। सभी ने अपने अपने ढंग से जो है बताने का जो है प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो भेदों को हम लोग समास के जो है 6 भेद मानते हैं, उसको यहाँ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यबि भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास। तो ये समास के 6 भेद माने जाते हैं। यही आपको प्रश्न एग्जाम में दे देगा कि समास के कितने भेद हैं, तो आपको 6 भेद में टिक करके आना है। क्योंकि अगर जो बोर्ड है नहीं मानेगा तो हम उसका किताब जो है उसी के समक्ष पेश कर देंगे, तो हम लोगों का नंबर नहीं कटेगा। तो आपको जब समास का भेद पूछे तो 6 भेद में टिक करके आना है, ताकि हम लोग जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उसके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है बिहार सरकार का उसी को पेश कर सकें, क्योंकि उसमें 6 समास का वर्णन किया हुआ है। अब जो है बारी बारी से सारे समास को हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में हिंदी से संबंधित, तो समास से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो 1 नंबर हम लोगों को यहाँ से कंफर्म करना है। और 22 नंबर का जो क्वालिफाइंग पेपर है वहाँ भी समास देखने को मिलेंगे, तो दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो है अव्ययीभाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान या अवयव हो और पूरा सामासिक पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास के पहले यथा, अ, प्रति, वि, यावत, अनु आदि पहले आते हैं। यानी शब्द के पहले ये सारे शब्द देखने को मिले तो समझ जाइएगा वो अव्ययीभाव समास है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, यावज्जीवन, यथासाध्य, भरसक। भरसक जो है वो नए जो है समासिक पद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो है अव्ययीभाव समास है। आगे बढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास आता है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियां लगी रहती है। यानी विग्रह कीजिएगा तो का, के लिए, से, में, पर आदि चीज़ें देखने को मिले तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, नीति युक्त यानी नीति से युक्त, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, स्नेहमग्न यानी स्नेह में मग्न, दुरागत यानी दूर से आगत, विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास आदि चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो यानी कर्ता और संबोधन कारक चिन्ह को छोड़कर कोई भी कारक चिन्ह आए विग्रह करने पर तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास के अंतिम पद जो है प्रधान होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले समास को देखते हैं। अगला जो समास है कर्मधारय समास है। जिस सामासिक पदों में यदि विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का संबंध बनता हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष का तात्पर्य हुआ कि किसी एक की विशेषता बताने वाला दूसरा पद विशेषण हो। उपमेय उपमान का अर्थ हुआ कि पद को विशेषता बताने के लिए दूसरे पद से उसकी उपमा दी जाए। उस जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे पकौड़ी यानी पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी, रार गाय यानी रार रंग की गाय। यहाँ देखिए उपमा उपमेय साथ में आया है और विशेषण विशेष भी है। जैसे उपमा उपमेय देखिए मुख सरोज, मुख रूपी सरोज माने मुख के रूपी जो है सरोज। यहाँ देखिए उपमा उपमेय आ गया है।
तो ये चीज़ यहाँ स्पष्ट है, जैसे कमर नयन, कमर के समान नयन, नीलकंठ नीरा है जो कंठ, महादेव महान है जो देव। तो ये चीज़ें जो है कर्मधारय समास है। इसमें जो है विशेषण विशेष से होता है, उपमेय उपमान का जो है संबंध होता है, तो ये कर्मधारय समास होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले समास को देखते हैं। बहुविधि समास, जिस सामासिक शब्द में किसी भी पद की प्रधानता ना हो वरन एक तीसरा विशेष अर्थ का बोध कराता हो, उसे बहुविधि समास कहते हैं। जैसे रंबोदर, रंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। बीना पानी, बीना है पानी में जिसकी अर्थात सरस्वती। पीताम्बर, पिता है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसका अर्थात शंकर। तो यहाँ देखिए ये जो शब्द रहेंगे किसी विशेष अर्थ को जो है गढ़ते हैं, तो वे बहुविधि समास हो जाएंगे। जैसे निर्दय, यानी जो दान जिसमें कोई भी दया ना हो उसे निर्दय कहा जाता है, ये विशेष अर्थ दे रहा है, तो ये भी बहुविधि समास में आ जाएगा। तो चीज़ें को आपको पहचानना है और सही सही तरीके से आपको जवाब देना है, ताकि एग्जाम में आपका अच्छे अंक आ सके, क्योंकि प्रत्येक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। समय अब आपके पास 1-2 दिन है, अभ्यास इसमें कीजिए और चीज़ें को स्पष्ट कीजिए। द्वंद्व समास, अगला जो समास है द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसमें योजक चिन्ह ये हाइफन होता है, इसके विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच समुच्चय बोधक अवयव और एवं य अथवा लगता है। जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा, मरना जीना, मरना या जीना, माता पिता, माता और पिता। तो ये जो सारे हैं वो द्वंद्व समास में आ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, ये सारे जो है द्वंद्व समास हैं। योजक चिन्ह यहाँ गायब रहता है, कहीं कहीं शब्द में महत्वपूर्ण ज़्यादा स्तर में योजक चिन्ह रहता है, लेकिन कहीं कहीं गायब रहता है। लेकिन दोनों पद जो है प्रधान, जैसे गौरी शंकर, दोनों पद प्रधान है। गौरी का भी उतना ही महत्व है जितना शंकर का। तो दोनों पद जब हो जाते हैं प्रधान तो द्वंद्व समास हो जाते हैं। इसमें योजक चिन्ह आपको ज़्यादा जोर देना है, योजक चिन्ह दिखाई दे फटाक से आपको द्वंद्व समास लगा देना है, कोई देख किंतु परंतु चूंकि नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले समास को देखते हैं। अगला जो समास है द्विगु समास है। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो एवं द्विगु समास कहलाता है, वह द्विगु समास। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी ये समूह या समाहार का ज्ञान करवाता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, चौमुहानी, 4 राहों का मिलन स्थल, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। तो ये जो है समूह या समाहार का बोध कराता है, पहला ध्यान देना है। और पहला पद जो रहेगा वो संख्यावाचक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं जो है संख्यावाचक रहते हुए भी जो है दीर्घु समास नहीं होता है, बहुविधि समास हो जाता है। जैसे दशानन, 10 है बुधा भुजा जिसका, तो हाँ जो है समूह या समाहार का बोध नहीं करवा रहा है, इसलिए विशेष अर्थ देता है, तो वो दीर्घु समास में नहीं आएगा, बहुविधि में आ जाएगा। लेकिन जहाँ समूह या समाहार का बोध करवाए तो दीर्घु समास हो जाएगा। अब जो है महत्वपूर्ण समासिक पद हैं एग्जाम ऑफ व्यूज से, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अवयवी भाव का देखिए, रातों रात, अनुगमन, यथाशक्ति, अनुरूप, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, यथाक्रम, व्यर्थ, हरिदिन, अनुविष्णु, उपकुल, यथाविधि, समक्ष, यथार्थ, निर्भय, भरफेट, भरखूबी, बखूबी आदि। ये जो शब्द में यहाँ समाहित किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तत्पुरुष में है शोकमग्न, बैलगाड़ी, ऋणमुक्त, प्रजाहित, गुणहीन, सिंहद्वार, निर्गाय, वनवास, मनमना, पर्णकुटी, गोसारा, मदमाता, राहखर्च, गगनचुंबी, रोगग्रस्त, सभाभवन, राजगृह, आत्मनिर्भर, पुरुषोत्तम आदि। ये सारे जो है तत्पुरुष हैं। अब जो है कर्मधारय के शब्द हैं धर्म बुद्धि, महात्मा, भुजदंड, निरोधपर,
परमानंद, क्रोधाग्नि, छूट भैया, मुखचंद्र, नरसिंह, निर्गाय, श्याम सुंदर, महापुरुष, सद्भावना, नवयुवक, चरण कमल, मुखचंद्र, कुसुम कोमल आदि। ये सारे जो है कर्मधारय हो गए। बहुविधि में जो है चक्रपाणी, चंद्रशेखर, महावीर, धनंजय, निर्दय, पतझड़, कुरूप, नेकनाम, दत्तभोजन, चंद्रभार, सबर, सपरिवार, चतुर्भुज, दिगंबर, जितेंद्रिया, निर्धन, गोपाल, सचेत, राठा राठी, बाता बाती, निर्जन आदि। अब जो है द्वंद्व समास के जो शब्द महत्वपूर्ण हैं, धन्य धान, घर बाहर, हरिशंकर, जय पराजय, दान पुण्य, पाप पुण्य, राजा रानी, गोरा बारूद, उत्तर दक्षिण, धनुर्वान, भरा बुरा, लेन देन, भाई बहन, घर द्वार, थोड़ा बहुत, धर्माधर्म आदि। दीर्घ समास में हो जाएगा दोपहर, चौमासा, त्रिभुज, चौराहा, तिरंगा, चौवन्नी, पसेरी, नवरत्न, चतुर्वेद, अष्टाध्याय, नवरत्न, नवग्रह, दुधारी, दुसुत, शतांश, शतांश आदि। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो शब्द हमने यहाँ समाहित किया है बहुत ही महत्वपूर्ण जो समासिक पद था उसको यहाँ दिया है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कि कौन जो है कौन से समास का है। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सब, तो आपको ध्यान में रखना है। अब जो है इन दोनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि MCQ से समझ में आता है कि कैसे प्रश्न पूछता है, और ये जो MCQ है महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि कौन जो है क्या कहता है, क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद है। मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं कि इसका जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद होगा, मद जो उन्मत्त, मदोन्मत्त, ये जो है गुण संधि है, गुण संधि है, आपको ध्यान में रखना है, गुण संधि है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए इसका जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत परस रास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए व्यंजन संधि हो गया, दुष्कर, दुह जोड़कर दुहकर, देखिए विसर्ग आ गया तो ये विकल्प ख सही जो हो जाए। इसमें अहम जोड़कार हो जाएगा, अहमकार, तो ये भी नहीं होगा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यावश्यक में संधि है, अत्यावश्यक में कौन सा संधि है आपको बताने हैं। तो आवश्यक का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो अति जोड़ आवश्यक, अति, यहाँ देखिए अति और आ हो गया, मिल गया, तो ये जो मिलता है तो देखिए छोटी जो है मात्रा आ जाता, अ हो जाता है, तो ये जो है आपको विकल्प समझ में आ रहा होगा, विकल्प ग हो जाएगा। यन संधि का ये उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो नवोढ़ा का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, तो नव परस ओढ़ा, नवोढ़ा हो जाएगा, विकल्प ख सही है। ये जो है गुण संधि है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आपको ऊपर में बताया गया है स्वर संधि के जो हैं 5 भेद हैं, आपको पता होना चाहिए। स्वर संधि के 5 भेद हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयाधी स्वर संधि। तो ये जो है स्वर संधि के 5 भेद हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण, उद्धरण शब्द में संधि है, उद्धरण में जो है कौन सा संधि है आपको बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत जोड़ हरण हो जाएगा। तो देखिए हरंत आ गया, उत जोड़ हरण, तो ये सीधा सीधी समझ में आ गया, ये व्यंजन संधि है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में कौन सा समास है आपको बताने हैं। तो निशाचर में जो है जो रात को चलने वाला एक विशेष अर्थ देता है, तो ये जो है बहुविधि समास हो जाएगा, विकल्प ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है। कन्या को जो दान करे तो कर्ता कारक चिन्ह आ गया, आपको समझ में आना चाहिए, विकल्प क हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कर्मधारय समास है, किसमें जो है कर्मधारय समास है आपको बताने हैं।
तो आपको देखना है कि इसमें कर्मधारय समास है, तो इस तरह के निरोध पर जो है कर्मधारय समास है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में जो अस्थिर रहे, शांत रहे, उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुव्रीहि के साथ जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक और MCQ थे, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको जो है परीक्षा में सशक्त और तैयार करके जो है आपकी तैयारी को सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो ये आपको देखना है और 1-2 बार देख लीजिएगा। PDF आपको जो है भेज दिया जाएगा कल तक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 1-2 बार देखने से आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। बाकी जो है व्याकरण के लिए आपको जो पुस्तक बताया गया है वासुदेव नंदन प्रसाद का, उसको जो है मुहावरे, रेकोक्तियाँ और विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द चीज़ें को देख लेना है। वहाँ जो है बहुत उसका विस्तार क्षेत्र है, वो सारे टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तो वो सारे टॉपिक आपको देखना है। और हम जो है उपसर्ग पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य आपको बता देंगे और बाकी चीज़ें आपको खुद करना है, क्योंकि वो शब्द बहुत सारे शब्द है, उतना समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग पुस्तक से देख सकते हैं, चीज़ें आपको वहाँ से देखनी होगी। अगर मेरे सारे क्लास का प्रैक्टिस सेट और PDF पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे 249 रुपये आपको भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे जो है आप फ़ोनपे या गूगल पे करके 249 रुपये का आप जो है स्क्रीनशॉट भेज दें इसी नंबर पे, तो आपको PDF मिल जाएगा। जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है 15 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही स्तर का प्रैक्टिस सेट है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी PGT का एग्ज़ाम 15 तारीख तक है, तो आपके पास समय है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, अपना सेहत का खराब रहें, तनाव मुक्त रहें। आपका अगर 40 नंबर से ऊपर स्कोरिंग जा रहा है तो आप लोगों का रिजल्ट होने का जो है अच्छा चांस है, क्योंकि 40 नंबर लगभग इधर से आ जाएगा तो 20 नंबर 40 नंबर में उधर से लेके चलाइएगा तो 60 नंबर के आसपास चला जाएगा, तो रिजल्ट लगभग हो जाएगा। और जो 60 नंबर से ऊपर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, उस जो है सेफ जोन में है, पता होना चाहिए। तो आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि प्रश्न कैसा पूछेगा, BPSC है, तो आपको तैयारी में लगनी है, अभ्यास करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो मेरे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।